गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 8th के बच्चों के लिए चैप्टर 6 जो है ये वीडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें चैप्टर का नाम है मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर का नाम है, तो हम लोग को समझना है कि इस चैप्टर का नाम के पीछे कारण क्या है। यानी मेजर क्रॉप्स का मतलब होता है मुख्य फसल। तो मुख्य फसल भारत में कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं राइस है, वीट है, मेज है, मिलेट है, टी है, कॉफ़ी है। तो मेजर क्रॉप्स में ये आ जाता है। तो बहुत सारे हैं, अभी भी उसके बाद भी हैं, जैसे पल्स है, ये भी मुख्य फसल है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आते हैं। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि कृषिगत विकास। तो कृषिगत विकास का मतलब होता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास, यानी चावल के क्षेत्र में विकास, गेहूं के क्षेत्र में विकास, ज्वार बाजरा के क्षेत्र में विकास, मक्का के क्षेत्र में विकास, चना के विकास में क्षेत्र में विकास। ये सभी क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट होता है, इरिगेशन के क्षेत्र में विकास, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में विकास। यानी पहले हम लोग मैन्योर का प्रयोग करते थे, यानी एनिमल डंग वगैरह को से हम लोग मिट्टी की फर्टिलिटी को बरकरार रखते थे। लेकिन जब उससे मेरा काम नहीं चला तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर को तैयार किए। जब जनरल सीड से मेरा काम नहीं चला तो हम उसके बाद में क्या किए, उसके बाद में हम लोग HY सीड्स का प्रयोग किए। बैल और हल से मेरा काम नहीं चला तो फिर क्या किया गया, तो फिर किया गया कि ट्रैक्टर का विकास हुआ, यानी ट्रैक्टर का विकास हुआ। तो ये सभी के सभी जो विकास हैं, जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने इंक्रीज किया है, तो इसी को हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है पढ़ने और समझने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का मुख्य जो पैराग्राफ है जिसको पढ़ना है, उसी से सारे सारांश जो निकलते हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि आप जानते हैं कि पूरे संसार में कृषिगत जो भूमि है वो लिमिटेड है, यानी पूरे विश्व में जो कृषि योग्य भूमि है वह लिमिटेड है। लेकिन जनसंख्या पूरे विश्व का हर समय एक समान नहीं रहता है, यानी हमारी आबादी तो बढ़ रही है लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड का कोई विकास नहीं हो रहा है, उसका विस्तार नहीं हो सकता है। वो जो है उतना जितना है उतना फिक्स है। कहता है कि ये अनुमान लगाया जाता है कि टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है वह मात्र, है ना, हमारे मुख्य भूमि का, मेन लैंड का वो मात्र 10% ही लैंड है जिस पे एग्रीकल्चरल वर्क किए जाते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं। हमारी आबादी जो है संसार की, वो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, समस्या होगा कि उस बढ़ती हुई आबादी को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, इन सभी चीज़ों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। लेकिन अब भूमि तो मेरा सीमित है, लिमिट है, उसी में हम लोग को क्या करना है, कृषि कार्य करना है, जिससे कि और इस पूरी बढ़ती हुई आबादी का प्रेशर उसी भूमि पर बढ़ता जाता है। अब फूड स्कार्सिटी होगा, सेटलमेंट स्कार्सिटी होगा, क्लॉथ स्कार्सिटी होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो मात्र उसके लिए जो भूमि लिमिट है वही भूमि है, उससे ज़्यादा भूमि हमारे पास नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, ज़रूरत भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि जिन जिन क्षेत्रों को का मैंने नाम लिया है आपके सामने, कि जैसे कि अनाज के क्षेत्र में विकास, तो अनाज के क्षेत्र में विकास का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में देखिए क्या था उद्देश्य, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रक्रिया था जिसके माध्यम से अनाजों के उत्पादन में वृद्धि किया गया। उसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन आया, उसी तरह से ब्राउन रेवोल्यूशन आया, उसी तरह से तरह तरह के रेवोल्यूशन है जिससे एग्रीकल्चरल क्षेत्र में विकास हुआ। उसी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री के क्षेत्र में विकास हुआ। अब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से क्या हुआ? रॉ मटेरियल का उत्पादन बढ़ा, तो उसका खपत भी कहीं अधिक मात्रा में होना चाहिए, अन्यथा किसान क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पूरे संसार में, है ना, लोग क्या करते हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं भोजन की, है ना, और उन्हें चाहिए कि एक प्लान करें जिससे कि जो हमारा भौगोलिक ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल वेरिएशन हो गया, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करें? विकास करें, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट करें, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करें। ये जो फसल होते हैं वो केवल हमारे बेसिक ज़रूरतों को, यानी अनाज जो होता है वो हमारे केवल बेसिक ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि यह रॉ मटेरियल का भी काम करता है और इसका सप्लाई किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। कहाँ? तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, जैसे टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री है, यानी वस्त्र उद्योग है, और चीनी उद्योग है, जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? तो रॉ मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिएगा कि ज़्यादातर, है ना, जो ये क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं? इस क्रॉप्स को हम लोग, है ना, क्या करते हैं कि कई कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि फसलों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे फूड क्रॉप्स होता है, फूड क्रॉप्स मतलब ऐसा क्रॉप्स जिसका हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब आपको फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसको हम लोग खाने के रूप में, है ना, भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कमर्शियल क्रॉप्स होता है, यानी व्यापारिक खेती, यानी वैसा एग्रीकल्चर, है ना, जिसकी खेती, है ना, जिसका उत्पादन हम लोग, प्रोडक्शन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए करते हैं, टू सेल, यानी बेचने के लिए करते हैं, उसको हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फूड क्रॉप्स है, यानी फलों की जो खेतियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोग बेचने के लिए करते हैं, है ना। मसाले, स्पाइसेस, मसाले हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या है? ये सब कमर्शियल क्रॉप्स है। शुगर केन हो गया, ये क्या है? ये सबको हम लोग इस सब की खेती करते हैं सिर्फ बेचने के लिए, और बेचते हैं और उससे हमारा क्या होता है? नगदी आमदनी होता है। इसीलिए इसको हम लोग कैश क्रॉप भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं। तीसरा है बेवरेज क्रॉप्स, यानी वैसे क्रॉप्स जिनका हम प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, उसको हम लोग बेवरेज क्रॉप्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में टी और कॉफ़ी है, इसका दोनों का उपयोग हम लोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, है ना। कोका का प्रयोग हम लोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, तो ये हमारा बेवरेज क्रॉप्स हो गया। फिर फाइबर क्रॉप्स, यानी जूट और कॉटन जो होता है, ये फाइबर क्रॉप्स में आता है, जिसका प्रयोग हम लोग इंडस्ट्रियों में रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है, ये जो छठा चैप्टर है, जिस छठे चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, जिस मैप पर सभी कंटिनेंट को दिखाया गया है।
कुछ देशों की पहचान भी आप कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉन्टिनेंट भी दिया हुआ है। कुछ स्थान की पहचान कर सकते हैं आप, जिस पे इन सभी क्रॉप्स को दिखाया गया है कि कौन सा फसल कहाँ उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। संसार में सबसे अधिक, है ना, यानी चावल की खेती कहाँ की जाती है, गेहूं की खेती संसार में कहाँ अधिक की जाती है ना। मेन जो क्रॉप्स है वो मेजर क्रॉप्स जो है उसमें आपको राइस है, मेज है, कॉफ़ी है, व्हीट है, टी है, मिलेट है, ये सब आपके वर्ल्ड के मैप पर दिखाया गया है जो कहाँ पे, है ना, कितना मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मेन क्रॉप्स जो है उसको पढ़ते हैं कि मेन क्रॉप्स में जैसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले राइस पढ़ना है, यानी चावल को पढ़ना है। तो चावल की खेती, है ना, कहाँ होती है, किस देश में होती है, संसार के किन किन देशों में होती है, ये देखना है। और सबसे अधिक कहाँ होता है, हमारे देश में किस रूप में चावल की खेती होती है, इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो राइस हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भारत में, है ना, ये संसार में राइस इज वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार में ये सबसे अधिक, है ना, यानी संसार के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में, है ना, एक नंबर में फूड क्रॉप के रूप में राइस को देखा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा लोग फूड क्रॉप्स के रूप में चावल का प्रयोग करते हैं। और यह जो है मेन कल्टीवेशन इसका, है ना, गर्मी के सीजन में किया जाता है। और ये मेन कल्टीवेशन, है ना, गर्मी के सीजन में इसकी कटाई की जाती है। और इसके लिए, है ना, ह्यूमिड रीजन होता है, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में इसकी खेती की जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसकी खेती की जाती है। संसार में सबसे अच्छा उत्पादन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में इसकी खेती की जाती है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा, है ना, राइस का प्रोड्यूसर, है ना, कॉन्टिनेंट है संसार में, जो 90% वर्ल्ड के, है ना, टोटल राइस प्रोडक्शन का, है ना, 90% प्रोडक्शन जो होता है वो एशिया में किया जाता है। किस चीज़ का, तो राइस का किया जाता है। और इस राइस को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं खरीफ क्रॉप्स के रूप में। और इसको हम लोग अब वर्तमान समय में कमर्शियल क्रॉप्स भी कहा जा रहा है। राइस जो है, चावल जो है, इसको ज़रूरत होता है, यानी इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। तो इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन में सबसे पहले, है ना, 150 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। यानी वर्षा कितना होना चाहिए, तो कहता है कि मिनिमम, यानी कम से कम 150 सेंटीमीटर इसको वर्षा होना चाहिए। एनुअली रेनफॉल कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी कि 25 डिग्री, यानी इसको कहा जाता है कि 21 डिग्री से लेकर और 27 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए, सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और कहता है कि इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में चावल की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसके लिए, है ना, कहता है कि सॉइल कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए कह रहा है कि क्लेई सॉइल होना चाहिए, यानी इसके लिए आपको इलुवियल सॉइल होना चाहिए, क्लेई सॉइल होना चाहिए, है ना, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह की मिट्टी पे चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। और कहता है कि राइस का जो खेती किया जाता है, ये कल्टीवेशन होता है, वो आपको मैनुअली, यानी हाथ से ज़्यादा किया जाता है। इसमें मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है। ये ऐसा फसल है जिसमें लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है और श्रम लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चीप लेबर की ज़रूरत है, यानी सस्ता लेबर चाहिए। अगर महंगा लेबर होगा तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत महंगा हो जाएगा और सरकार इसको उस रेट पर नहीं खरीद पाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, इसके लिए चीप लेबर की ज़रूरत होती है। किसान खुद से मेहनत करते हैं। और चाइना जो है वो चावल के उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है, यानी चावल का उत्पादन पूरे विश्व में नंबर 1 है, चाइना है। और
इसके बाद यहाँ आपको चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर आता है, जबकि उसके बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम है जहाँ पे चावल की खेती की जाती है। और इंडिया में चावल की खेती सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में की जाती है, उसके बाद उड़ीसा में होता है, उसके बाद असम में होता है, उसके बाद आप चले जाइएगा छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है, पंजाब और हरियाणा में होता है, तेलंगाना में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इन सभी राज्यों में चावल की खेती की जाती है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चावल की खेती होती है, लेकिन सबसे अधिक चावल की खेती आपको वेस्ट बंगाल में होती है। और तटीय प्रदेशों में भी जो हमने नाम रखा, इन सभी तटीय प्रदेशों में भी चावल की खेती होती है। और वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो होता है वो चावल और मछली होता है, क्योंकि वे लोग समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं, समुद्रों से मछली पकड़ते हैं और चावल का प्रोडक्शन करते हैं। और वहाँ वो लोग का मुख्य भोजन जो है मुख्य रूप से क्या होता है, चावल और मछली होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में, असम में और छत्तीसगढ़ में चावल की खेती जो होती है वो साल में तीनों फसल चावल की ही खेती होती है। ये नहीं होता है कि तीनों सीजन आते हैं, तीनों सीजन में अलग